जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर में कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 14 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं और साथ ही साथ जो कल मतलब 13 सितंबर को हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी हम रिवीजन कर ही लेते हैं हर सत्र में। तो अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता, अपना दायित्व मतलब आपका जो कर्तव्य है उसे बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों एक शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की सकारात्मकता है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो आप में अपने सपने सच करने की चाहत खुद विकसित हो जाएगी। मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा, अपने जिम्मेदारियों से कभी जीवन में मत भागिएगा। ये कभी एहसास मत करिएगा कि हमारा दोस्त जो अच्छे कंडीशन में या अच्छी चीजों का उपयोग कर रहा है या उसको जो है ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बढ़िया खुश है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा जीवन में क्यों हुआ, या मैं कम पैसा क्यों रखा हूं, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं किसी चीज को खरीद नहीं पा रहा हूं, या मैं किसी जगह पे एंजॉय करने नहीं जा पा रहा हूं। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को अपनी जिम्मेदारियों का अगर अच्छी तरह से एहसास हो जाएगा तो आप सभी को ये सब सारी चीजें छोटी लगने लग जाएगी। तो इसीलिए कभी भी कंपेयर नहीं करना है और अपनी जिम्मेदारी, खास तौर से अपने माता पिता और जो हमारे छोटे भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं, उन सभी के जिम्मेदारियों को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, जितने भी लोग सफल हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को साथ में लेकर आगे बढ़े। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 2024 में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है, तो वापस चुना गया है इन्हें, जिनका नाम है हमारे गृह मंत्री आदरणीय सम्माननीय अमित शाह जी। आंसर दिया है शुभम विश्वकर्मा ने। शुभम विश्वकर्मा जो है ऐसे कर रहे हैं, ओके, शुभम विश्वकर्मा डन। ठीक है, यामिनी चंदेल अमित शाह बोल रहे हैं और सूर्य जो है सूर्य ठाकुर अमित शाह जी का है। एकदम सही है, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे। ऐसे ही अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है, शुभम को एक बार फिर से डन। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 3 4 जो है आपका स्टार लगा लो। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हमारे भारत में 1953 में आधिकारिक रूप से मनाया गया था 14 सितंबर को पहला हिंदी दिवस। 1949 से भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई है। 14 सितंबर की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व हिंदी दिवस का महत्व है। इस दिवस का उद्देश्य भारतीय भाषा के बारे में जागरूकता पैदा करना और जितने भी लेखे जोखे हैं, जितने भी क्राइटेरियाज हैं, उसमें जो है हिंदी का उपयोग को बढ़ाना। इस बार का जो थीम है वो है आपका हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, मतलब कि फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अब एआई के माध्यम से भी हिंदी की महत्वता को काफी ज्यादा उजागर किया जाएगा। तो अपनी लयबद्धता हिंदी में बनाए रखें। ठीक है, मैं भी कभी कभी बोलते हैं मेरे को बच्चे की हिंदी बहुत सारा बोलते हैं सर, तो आ जाता है पढ़ते पढ़ते। ठीक है, चलो अगर हम भारतीय संविधान में राजभाषा की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित उपबंध शामिल है। अनुच्छेद या आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा को जो है रखा गया है। अनुच्छेद 348 उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद की कार्य
या प्रणाली जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि मतलब देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाला जो होगा वो हिंदी होगा, ठीक है, देवनागरी रूप में होगा। तो हम हिंदी भाषा के लिए इतनी सारी चीजें जान सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किसने किया है? तो इस्पात मंत्रालय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद रखिएगा, ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी। मतलब कि अगर हम इसको उच्चारित करें तो जितना भी इस्पात से जो समस्याएं हो रही है, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो उस कार्बन उत्सर्जन को रोकना और उसमें कौन कौन सी रणनीति बनाई जा सकती है, उसको कैसे सस्टेनेबल किया जा सकता है, उस पर विचार करना। तो कौन है? तो इस्पात मंत्रालय के द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया है। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। और क्या क्या प्रावधान और क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कार्यक्रम का एजेंडा जो है, टिकाऊ इस्पात उत्पादन के लिए नेतृत्व और नवाचार, हरित इस्पात परिवर्तन को आगे बढ़ाना। जैसे कि इस्पात संयंत्रों से, इस्पात कारखानों से बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। इस कार्बन उत्सर्जन को किस प्रकार से हम अपने आसपास के हरित आवरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो है उत्सर्जित करें, और जो है किस प्रकार से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। खास तौर से जितना ज्यादा हम अपने हरित आवरण बनाएंगे अपने इर्द गिर्द, उतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम होते जाएगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं। फोकस क्षेत्र क्या क्या रहा है? तो वर्तमान की स्थिति, चुनौतियां हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे जो शिक्षाविदों के द्वारा और जितने भी मंत्रालय के द्वारा, विभिन्न मंत्रालय के द्वारा जो एजेंडा रखा गया है वो है डीकार्बोनाइजेशन के प्रमुख लीवर। मतलब डीकार्बोनाइजेशन मतलब कार्बन उत्सर्जन को किस प्रकार से रोका जा सकता है उस पर बल दिया जाना, तकनीकी एवं नवाचार लाना, नीतिगत रूपरेखा बनाना, भविष्य का दृष्टिकोण कैसा होगा, रोड मैप और कार्य योजना, सारी चीजों का रोड मैप बना लेना कि हम कैसे अगर इस्पात उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से कार्बन उत्सर्जन को रोक सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछले बार करंट अफेयर में बताया था कि इस्पात का जो मतलब आपका क्या बोलते हैं भाई उसको, इस्पात का जो उत्पादन है उसको जो है 500 मिलियन टन के हिसाब से, मैट्रिक टन, मिलियन टन के हिसाब से जो है बढ़ाया जाएगा बोले थे। तो वो बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन भाई हमारा पर्यावरण भी तो जो है सुरक्षित होना चाहिए ना। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसने जीता है? बेसिकली अब मैं बता रहा हूं कि ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो नर्स को लोगों को दिया जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो उन नर्सों को हमारी आदरणीय सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये पुरस्कृत करी है। ओवरऑल 15 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है इस पुरस्कार में, और जो है एक मतलब आपका पुरस्कार के रूप में मेडल दिया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सहायक नर्स, मिडवाइफ, डेली हेल्थ विजिटर, ये सभी क्राइटेरिया में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं महिला और पुरुष को। और ये पुरस्कार 1973 से दिया जा रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। 50,000 रुपए नगद दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक। चलो, ये लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलो, कैबिनेट ने मौसम पूर्वानुमान को मजबूत करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? किस मिशन को मंजूरी दी है? मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान तो आप सभी को पता होगा, अपने गूगल में तुरंत सर्च करते होंगे। तो वो तो गूगल का पार्ट है, वो गूगल का पार्ट है। गूगल जो है वो हमारे देश की कंपनी नहीं है, लेकिन मौसम पूर्वानुमान को मंजूरी जो है भारत सरकार के मौसम विभाग को दी गई है मिशन मौसम के नाम से। मतलब कि किस प्रकार का वेदर है, वेदर क्या हो सकता है, वेदर में हम किस प्रकार से जो है अपने पहले से इंतजामात जो है पहले से कर सकते हैं, इन सभी सारी चीजों पे जो है बल देते हुए ये मिशन मौसम हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है। इसके तहत 2000 करोड़ रुपए का जो है आपका राशि आवंटित किया गया है, और साथ ही साथ इसमें जो है भारतीय मौसम विभाग जो कि आपका नई दिल्ली में है,
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान जो कि पुणे में है। राष्ट्रीय मध्यम सीमा मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में है। इन सभी को 2 वर्ष की अवधि मिली है इस पे कार्य करने के लिए। अब मैं ये सब सारी चीजों में रेड मार्क क्यों किया हूं बेटा? सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान का का कार्यालय कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय मध्यम सीमा मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ है? नोएडा में। तो ये सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय विज्ञान, विशेष रूप से मौसम की निगरानी करना, मॉडलिंग, पूर्वानुमान, प्रबंधन करना, ये सब सारा कार्य करेगा ये। ठीक है। मिशन मौसम का फायदा, पूर्वानुमान हो जाएगा तो मसला ही नहीं है। और खासतौर से इसमें एआई का उपयोग किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम जो है आपका उपयोग करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो पिछवा जाओगे। बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कौन से चरण का मंजूरी की गई है? कौन सा चरण है ये? ये चरण है 4th। ठीक है, ये 4th का सिग्नेचर है। जैसे कि आपका 1, 2, 3, फिर उसके बाद ये हो जाता है 4, ये 5, ठीक है, फिर उसके बाद ये 6 हो जाता है, फिर उसके बाद ये डबल हो जाएगा 7, फिर उसके बाद ये सॉरी ये बी बनेगा ना, बी, ये जो है आपका 8, फिर उसके बाद ये 9 होता है, फिर इसके बाद ये 10 होता है। क्या है ये? रोमन मैथ्स है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका 4th चरण का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो है देख सकते हो 4थे चरण को मंजूरी दी गई है। क्या होगा? तो कितने किलोमीटर का मार्ग बनेगा इसमें? बेसिकली 65,500 किलोमीटर का मार्ग बनेगा, जो कि डायरेक्ट सड़क देना है आपको सभी वातावरण के लिए, बारिश के लिए, ठंड के लिए और आपका मतलब गर्मी के लिए। ऐसे रोड बनाना है ग्रामीण क्षेत्रों में। राज्य सरकार का भी पैसा लगेगा इसमें और केंद्र सरकार का भी पैसा लगेगा। राज्य सरकार का बेसिकली कितना पैसा लगेगा? तो इसकी हिस्सेदारी रहेगी 21,037 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार जो है इसमें 49,087.50 करोड़ रुपए देगी। 2028 से 29 तक 5 वर्षों के लिए ये जो है योजना बनाई गई है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो प्रधानमंत्री दादा ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है। व्हाइट बोर्ड आ गया था, इनको प्रेम से रखो, ऐसे ठीक है। देखो 25 दिसंबर 2002 से ये स्टार्ट हुआ है, 24 साल हो गए हैं। 2019 में लाया गया था 1,25,000 किलोमीटर बनाने के लिए। 2013 में लाया गया था, उसमें 50,000 किलोमीटर और 25 दिसंबर 2000 को लाया गया था, उसमें आपका लगभग 40-50,000 किलोमीटर का सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, चले आगे। चलो, किस राज्य ने नीति थिंक टैंक की तर्ज पर, देखो नीति आयोग जो है थिंक टैंक का काम करता है। GRIT, गुजरात रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसमिशन, ऐसे है वो, है ना, की स्थापना करी है। तो किसने की है? गुजरात ने की है, मैं तो बता दिया। अब ये क्या करेगा गुजरात? आओ देख लेते हैं। बेसिकली गुजरात जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री इसको स्टार्ट किए हैं। नीति आयोग के तत्वाधान पे ये कार्य समिति बनाई गई है, जिसमें बेसिकली सभी डायमेंशंस में कि किस प्रकार से कृषि, स्वास्थ्य, देख सकते हो, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में हम क्या क्या बेहतरी कर सकते हैं, ये हमारे गुजरात सरकार की बहुत अच्छी पहल है। भूपेंद्र पटेल जी मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष है। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई गुजरात के इसके जो है उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल निजाह 5 अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो भारत और ओमान के बीच में होता है ये दोनों युद्ध अभ्यास, पहले पता होना चाहिए। ईस्टर्न ब्रिज 7 और निजाह 5। ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज और निजाह किसके बीच में होता है? भारत और ओमान के बीच में। तो ओमान जो है इस बार इसका क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो भारत और ओमान की सेना संयुक्त रूप से इस अभ्यास में शामिल होगी। क्लियर, देख सकते हो आप। ठीक, 2009 से स्टार्ट किया गया था ईस्टर्न ब्रिज को और 2015 से निजाह को स्टार्ट किया। तो 5वां सत्र है निजाह का और ईस्टर्न ब्रिज का 7th जो है आपका संस्करण है। क्लियर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में विश्वविद्यालय, खालिस्तान के विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया है। किसका फैसला लिया है? तो अनुसूचित जनजाति
ठीक है, जनजाति सिर्फ लिखाया था तो ये हो सकता है आपका अनुसूचित जाति लिखाया होगा, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। अनुसूचित जनजाति ही याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 80% सीट का आरक्षण रखा गया है, ठीक है, जिसको आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? देख सकते हैं आप महाराष्ट्र में 80% सीट के साथ जो है इसे स्टार्ट किया गया है। देख सकते हैं आप कि 80 सीटों का जो है इसमें प्रावधान दिया गया है। राज्यपाल राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय का कुलपति होता है और हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है, चले। जैसे कि भारत में आदिवासी विश्वविद्यालय कौन कौन से है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अब जो है नासिक में बन जाएगा, कहा, महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लिए कितने बजट का प्रावधान किया है, तो कितने बजट का प्रावधान किया है भाई? मत्स्य पालन मत्स्य समृद्धि योजना 6000 करोड़ रुपए, ठीक है, 6000 करोड़ रुपए आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, जितने भी मछुआरे हैं उनके उनके मतलब जीवन शैली और उनके मतलब विजन के लिए इस क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, मछुआरों और मछली पालकों की सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करना, भारत की नीली अर्थव्यवस्था, नीली क्रांति बोलते हैं ना मछली पालन को, मछली पालन स्टार्ट किया गया तो उसको और सशक्त बनाना। ठीक है, डीआरडीओ और खालिस्तान ने सतह से हवा में मार गिरने वाले प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान परिषद और वायुसेना ने, है ना, वायुसेना दोनों मिलकर जो है इसका परीक्षण किया है। वायुसेना ने किया है, सॉरी नौसेना ने किया है, क्षमा चाहूंगा, मेरे से भी गलती हो जाती है कभी कभी। नौसेना आ रहा था दिमाग में, नौसेना ही, लेकिन वायुसेना निकल गया। इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता, आप लोग को सही बताना है मेरे को। नौसेना, भारतीय नौसेना के साथ उड़ीसा के तट पे चांदीपुर में परीक्षण किया गया है और डीआरडीओ जो है बहुत अच्छी पहल कर रहा है। ठीक है, डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। आदर्श वाक्य है शक्ति उद्गम विज्ञान में, बालस्य मूलम विज्ञानम इसका संस्कृत रूपांतरण है। ठीक है, राजनाथ सिंह इसके मंत्रालय के प्रमुख है। समीर वी कामत अध्यक्ष है डीआरडीओ के। ठीक, चलो वित्त वर्ष अब हमारा क्या होता है, 13 सितंबर का रिवीजन चालू हो जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में उड़ीसा के लिए बजट अनुमान क्या था, तो सीधा सीधा क्या याद रखना है, 2.65 लाख रुपीस, जिसमें कि सबसे ज्यादा इसमें उपयोग किया जा रहा है किसका, तो सबसे ज्यादा जो है तो महिला एवं बाल विकास और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी मेहनत की है किसने, तो आपका मतलब बजट अच्छा निकाला है उड़ीसा सरकार ने। कौन सा देश 4 जहाजों और 15 विमानों के साथ ओकेन 2024 में भाग ले रहा है, तो चीन और रशिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पहल होगी उन लोग के लिए। योटा, नेस्कॉम और तेलंगाना एआई के मिशन स्टार्टअप के लिए खालिस्तान एक्सलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। संभो के माध्यम से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विकास किया जाएगा। भारत में बायोटेक ने एंटी माइक्रोबियल वैक्सीन का विकास किया है और ये किसके साथ कर रही है, तो एलोपैक्स के साथ ये विकास होगा और एंटीबायोटिक कम खाने की जरूरत पड़ेगी, वैक्सीन जो है अच्छा काम करेगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, चलो भारतीय मूल के किस लेक्चरर ने सिंगापुर के साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया है, तो प्रशांति रमा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कैबिनेट सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई मतलब 2024 में सूची में पहले नंबर में है, तो मतलब में शामिल किया गया, 100 सूची में शामिल किया गया बेसिकली अश्वनी वैष्णव जी, जो कि आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, और अनिल कपूर भी जी हैं, और इसमें साथ ही साथ सुंदर पिचाई जी भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल रहे हैं। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा संस्करण सीरिया ने जीता है भारत को हराकर। ठीक है, शोधकर्ताओं ने खालिस्तान लुप्तप्राय मरिस्टिका दलदली वन का खोज किया है महाराष्ट्र सरकार ने, बहुत ही उपयोगी है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की है, वित्त मंत्री जी ने की है, नियंत्रण महालेखा ने की है, भारतीय रिजर्व बैंक ने की है या प्रधानमंत्री ने की है, आपको आंसर इसका देना है। इनकी फोटो आपके सामने में लगी हुई है। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।